हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कल हमने किए थे चैप्टर नंबर 6 बैंकिंग के क्वेश्चंस। जो नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 7 एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स के एमसीक्यूज हम पहले ही कर चुके हैं, ठीक है, जिसकी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 8 इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर के क्वेश्चंस। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है केन्स थ्योरी ऑफ जीडीपी डिटर्मिनेशन इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन ऑफ। केन्स की जो थ्योरी है जीडीपी डिटरमाइन करने की, वो कौन कौन से एजम्पशंस पे बेस्ड है। ऑप्शन ए है क्लोज्ड इकॉनमी। क्लोज्ड इकॉनमी के अंदर सिर्फ 3 सेक्टर होते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर, फर्म्स और गवर्नमेंट, ठीक है। जो फॉरेन सेक्टर होता है उसको क्लोज्ड इकॉनमी के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता है। बी है शॉर्ट पीरियड एनालिसिस। केन्स की जितनी भी थ्योरी होती है ना, वो सारी की सारी शॉर्ट टर्म पे बेस्ड होती हैं। ऑप्शन सी है एग्रीगेट सप्लाई इज़ परफेक्टली इलास्टिक। तो ये इसमें तीनों ही एजम्पशंस हैं जिन पे केन्स की थ्योरी बेस्ड है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। एग्रीगेट सप्लाई इज़ परफेक्टली इलास्टिक का मीनिंग होता है कि अगर एग्रीगेट डिमांड चेंज हो रही है ना, कमियाँ ज़्यादा हो रही है, तो उसके चेंज होने से एग्रीगेट सप्लाई भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट इज व्यूड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेज। अगर हमें इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट निकालना है तो हम कौन से अप्रोचेज से फाइंड आउट करेंगे। ऑप्शन ए है AS इज इक्वल्स टू AD अप्रोच। इसका मतलब है एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल्स टू एग्रीगेट डिमांड। बी है सेविंग इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट। सी है बोथ A एंड B। फोर्थ है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट निकालने की 2 अप्रोचेज होती है। पहली होती है एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल्स टू AD, यानी कि AS AD अप्रोच, और दूसरी होती है सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच, जिससे हम इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट डिटरमाइन करते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ A एंड B। क्वेश्चन नंबर थर्ड है केन्स डिस्कस इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ। केन्स ने जो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट बताया है उसमें कौन से कॉन्सेप्ट को यूज़ किया है। ए इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, बी है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, सी नन ऑफ दीज, डी बोथ A एंड B। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होती है जो कि लेवल ऑफ इनकम पे डिपेंड करती है, जो कि प्रॉफिट देख के की जाती है, ठीक है। और जो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट होती है वो प्रॉफिट देख के नहीं की जाती है, और ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट लेवल ऑफ इनकम पे भी डिपेंड नहीं करती है। केन्स ने जिस कॉन्सेप्ट का यूज़ किया था वो है ऑप्शन बी, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट और इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट की डिटेल्ड वीडियो मैंने बना रखी है। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है कि इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है और ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देख सकते हो, जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट के जो ग्राफ है उन ग्राफ को भी एक्सप्लेन किया गया है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है इफ़ MPC इंक्रीजेज वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर विल। अगर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इंक्रीज होता है तो मल्टीप्लायर की वैल्यू पे क्या होता है, मल्टीप्लायर की वैल्यू कैसे इफेक्ट होती है। मल्टीप्लायर की वैल्यू डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी, या फिर इंक्रीज एज मच एज द इंक्रीज इन MPC। फोर्थ है रिमेन कांस्टेंट, या फिर कांस्टेंट रहेगी। तो जब MPC इंक्रीज होगा ना, मल्टीप्लायर की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। दोनों एक दूसरे से डायरेक्टली रिलेट करते हैं। अगर MPC की वैल्यू इंक्रीज होती है तो मल्टीप्लायर भी इंक्रीज हो जाएगा। अगर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की वैल्यू डिक्रीज होती है तो मल्टीप्लायर की वैल्यू भी डिक्रीज हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इंक्रीज। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है इफ़ MPC इज इक्वल्स टू 0.9 वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर विल बी। MPC की वैल्यू दे रखी है 0.9, मल्टीप्लायर की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इस तरह के क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे जाते हैं। जो भी न्यूमेरिकल्स है मल्टीप्लायर के, वो सारे के सारे न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं।
इस क्वेश्चन में MPC की वैल्यू दे रखी है 0.9 और वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर फाइंड करना है। तो मल्टीप्लायर का फॉर्मूला पता होना चाहिए उसके लिए। क्या होता है मल्टीप्लायर का फॉर्मूला? 1/1 माइनस MPC। ठीक है, तो यहाँ पे MPC की वैल्यू को हम पुट कर देंगे। MPC की वैल्यू कितनी है? 0.9। तो यहाँ पे हमने MPC की वैल्यू को पुट कर दिया। ठीक है, अब 1 माइनस 0.9 माइनस करेंगे, कितना आएगा? 0.1। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ गया? मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी आ गई? K = 10। मल्टीप्लायर को किससे डिनोट करते हैं? K से। यहाँ पे आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, K = 1/MPC। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ठीक है, समझ आ गया आपको ये क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू डैश इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 ईयर। एक्चुअल इन्वेस्टमेंट होती है या फिर प्लान्ड इन्वेस्टमेंट होती है? तो जो एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट होती है ना, उसको बोलते हैं एक्चुअल इन्वेस्टमेंट, कि 1 साल के अंदर एक्चुअल में कितनी इन्वेस्टमेंट करी हुई है पूरी इकोनॉमी के अंदर। एक्सपोज्ड इन्वेस्टमेंट होती है एक्चुअल इन्वेस्टमेंट। इसका आंसर है एक्चुअल इन्वेस्टमेंट। और एक इससे सिमिलर दूसरी टर्म होती है, वो होती है एक्सेंट इन्वेस्टमेंट। एक्सेंट इन्वेस्टमेंट होती है प्लान्ड इन्वेस्टमेंट, मतलब कि कितनी इन्वेस्टमेंट करने की 1 साल के अंदर प्लान कर रहे हैं, उसको बोलते हैं एक्सेंट इन्वेस्टमेंट। क्वेश्चन नंबर 7 है इक्वालिटी बिटवीन एग्रीगेट सप्लाई एंड एग्रीगेट डिमांड implies the equality between, दो ऑप्शंस दे रखे हैं। Y को बोलते हैं इनकम, Y एंड AD, या फिर Y एंड एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल्स टू एग्रीगेट डिमांड का क्या मतलब होता है? क्या इम्प्लाइज करता है इक्वालिटी बिटवीन एग्रीगेट सप्लाई एंड एग्रीगेट डिमांड? तो ये इम्प्लाइज करता है Y एंड एग्रीगेट डिमांड, यानी कि इनकम एंड एग्रीगेट डिमांड। क्योंकि जो एग्रीगेट सप्लाई होती है ना, वो किसके इक्वल होती है? इनकम के इक्वल होती है। इसलिए हम एग्रीगेट सप्लाई को इनकम भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई की जगह क्या लिखा है? इनकम लिखा है, और एग्रीगेट डिमांड को एज इट इज़ लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है इफ़ MPC इज इक्वल्स टू MPS द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर विल बी। अगर MPC किसके इक्वल है? MPS के। MPC होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और MPS का मतलब होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। तो मल्टीप्लायर की वैल्यू बतानी है, कितनी होगी? 1, 0 to इन्फिनिटी। इसको हमें सॉल्व करके देखना पड़ेगा। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। MPC इज इक्वल्स टू MPS, ये हमें दे रखा था। ठीक है, वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर हमें इसमें फाइंड करनी है, और ये हमें पहले से पता है कि MPC प्लस MPS इज इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है, अब अगर MPC इज इक्वल्स टू MPS इक्वल है, तो इसका मतलब दोनों की वैल्यू कितनी होगी? 0.5, क्योंकि दोनों को अगर हम ऐड करेंगे ना, तो 1 से ज़्यादा वैल्यू नहीं हो सकती है दोनों की। तो इसीलिए जब दोनों इक्वल है तो वैल्यू कितनी होगी? 0.5। तो यहाँ पे MPC की वैल्यू हमें मिल गई है 0.5, और MPS की वैल्यू भी मिल गई है 0.5। तो मल्टीप्लाई का फॉर्मूला क्या होता है? 1/MPS। एक फॉर्मूला हमने पीछे पढ़ा था, वो क्या था? 1/1 माइनस MPC। तो 1 - MPC को ही हम MPS भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी, सॉल्व कर दिया इसको, तो मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी आ गई? 2। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हुआ? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन C 2। क्वेश्चन नंबर 9 है हायर MPC कॉजेज हायर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ट्रू है या फॉल्स है, ये बताना है। इस स्टेटमेंट में लिखा है कि अगर MPC हायर है, MPC की वैल्यू ज़्यादा है, तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगर MPC की वैल्यू हायर है, MPC की वैल्यू ज़्यादा है, तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर भी ज़्यादा होगा। इसका आंसर है ट्रू। अगर MPC की वैल्यू कम होगी ना, तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू भी कम ही निकलेगी। क्वेश्चन नंबर 10 है मल्टीप्लायर एक्शन इज डैश when there is a multiply increase in income caused by an increase in investment। अगर इन्वेस्टमेंट के इंक्रीज होने से
जो इनकम है वो मल्टीपल इंक्रीज हो रही है, उसमें कई गुना ज़्यादा इंक्रीमेंट हो रहा है, तो उसको कौन सा एक्शन बोलेंगे, फॉरवर्ड या फिर बैकवर्ड। अगर इन्वेस्टमेंट के इंक्रीज होने से जो इनकम है वो भी इंक्रीज हो रही है ना, और वो भी मल्टीपल इंक्रीज होती है इनकम, तो वो एक्शन होता है फॉरवर्ड एक्शन। ठीक है, कौन सा होता है, फॉरवर्ड एक्शन। अगर इन्वेस्टमेंट डिक्रीज होती है, ठीक है, अगर इन्वेस्टमेंट डिक्रीज होती है तो इनकम क्या हो जाएगी, फिर वो मल्टीपल डिक्रीज हो जाएगी, उसको कौन सा एक्शन बोलेंगे, उसको बोलेंगे बैकवर्ड एक्शन। क्वेश्चन नंबर 11 है, लेवल ऑफ प्लान्ड आउटपुट कोइंसाइड्स विद प्लान्ड एक्सपेंडिचर व्हेन। लेवल ऑफ प्लान्ड आउटपुट का मतलब हो गया एग्रीगेट डिमांड, कब कोइंसाइड्स करेगा, प्लान्ड एक्सपेंडिचर से, व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई। ऑप्शन बी है सी इक्वल्स टू आई, कंजप्शन इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट। ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, डी है नन ऑफ दीज। तो लेवल ऑफ प्लान्ड आउटपुट का मतलब होता है एग्रीगेट डिमांड की कितना आउटपुट प्लान कर रहे हैं, और प्लान्ड एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कितना एक्सपेंडिचर करने की प्लान कर रहे हैं, उसको बोलते हैं एग्रीगेट सप्लाई। तो दोनों कब कोइंसाइड्स करेंगे, जब एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई होगा। तो यानी कि इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है प्लान्ड आउटपुट और एग्रीगेट सप्लाई का मतलब होता है प्लान्ड एक्सपेंडिचर। क्वेश्चन नंबर 12 है, एन इकोनॉमी कैन अटेन द मैक्सिमम इक्विलिब्रियम जीडीपी लेवल इवन व्हेन एक्सेस कैपेसिटी इज नॉट फुली एग्जॉस्टेड। इस स्टेटमेंट के अंदर ये बोला गया है कि इकॉनमी के अंदर मैक्सिमम इक्विलिब्रियम लेवल को अटेन कर सकते हैं इवन व्हेन एक्सेस कैपेसिटी, यानी कि अभी तक जो रिसोर्सेज हैं ना उनको फुली यूटिलाइज्ड नहीं किया गया है, उनको फुली एग्जॉस्टेड नहीं किया गया है, तब भी जो मैक्सिमम इक्विलिब्रियम जीडीपी लेवल है उसको अटेन कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत है, इसका आंसर है फॉल्स। जब तक कि एक्सेस कैपेसिटी को फुली यूटिलाइज नहीं किया जा सकता ना, तब तक मैक्सिमम लेवल पे पहुंच ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तब तक कैसे पहुंच सकते हैं मैक्सिमम लेवल पे, जब तक हमारे रिसोर्सेज अभी तक यूज़ नहीं किए गए हैं, तब तक मैक्सिमम लेवल नहीं आ सकता ना। जब तक फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल नहीं होगा तब तक मैक्सिमम इक्विलिब्रियम जीडीपी लेवल अटेन नहीं हो सकता। तो ये स्टेटमेंट गलत है, इसका आंसर है फॉल्स। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के नेक्स्ट चैप्टर के एमसीक्यूज़। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर क्वेश्चंस में आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे, थैंक यू।